हेलो दोस्तों, नमस्कार। सक्सेस उत्तराखंड के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर चल रहा था इंडियन हिस्ट्री, और इंडियन हिस्ट्री में हम वहाँ पर पढ़ रहे थे प्राचीन भारत। दोस्तों, प्राचीन भारत में हमने यहाँ पर 3 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पहला पढ़ा था वैदिक सभ्यता, दूसरा पढ़ा हमने यहाँ पर जैन धर्म, और तीसरा पढ़ा हमने यहाँ पर बौद्ध धर्म। आज का दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा महाजनपद काल, क्योंकि हमें देखा कि आपका बौद्ध धर्म में 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, इन्हीं 16 महाजनपदों के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, उससे पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कल के वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं बौद्ध धर्म को, उसके बाद उसकी थोड़ा PYQs को देख लेंगे, और उसके बाद आज का टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, समय ना बर्बाद करते हुए हम आगे अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमने बौद्ध धर्म पढ़ा था। बौद्ध धर्म में हमने देखा कि जो गौतम बुद्ध जी थे वो क्या थे, एक राजा के पुत्र थे और एक राजमहल में वो रहते थे। इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, गौतम बुद्ध को। दोस्तों, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो है वे आपके गौतम बुद्ध, और इनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, माता का नाम था महामाया। इनका लालन पोषण जो है इनकी माता, सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसके बाद हमने इनका देखा कि इनका आध्यात्मिकता की और बहुत ज़्यादा लगाव बचपन से था। तो इनके पिता ने इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में कर दिया था। इनके पुत्र का नाम था राहुल और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। फिर हमने देखा कि ये जब साम्राज्य भ्रमण में गए तो इन्होंने 4 अवस्थाओं को देखा समाज में। व्यक्ति के जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा। वो थी आपके बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी। ये 4 चीज़ें इन्हें रास्ते में दिखी थी, जिससे इनका मन जो है वैराग्य की ओर चला गया। उसके बाद हमने देखा कि 29 वर्ष की आयु में इन्होंने महाविनिष्क्रमण ले लिया था, यानी गृह त्याग को यहाँ पर महाविनिष्क्रमण का नाम दिया जाता है बौद्ध धर्म में। तो दोस्तों, आपसे क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में महाविनिष्क्रमण किया था? तो आपका 29 वर्ष की आयु में उन्होंने महाविनिष्क्रमण लिया। उसके बाद इनके जो प्रथम गुरु है दोस्तों, कौन हुए? अलार कलाम, जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। इनके 5 मित्रों के साथ ये सारनाथ में तपस्या करने गए थे, जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति को यहाँ पर जहाँ पर प्राप्त हुआ उनको बौद्ध गया कहा गया। ठीक है, वह स्थान जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई से बौद्ध धर्म में बौद्ध गया कहा गया। इनको जो है सारनाथ में बैसाख की पूर्णिमा निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसके लिए ज्ञान प्राप्ति का जो इनका प्रतीक चिन्ह होता है वो भी आपका क्या हो जाता है? पीपल का वृक्ष हो जाता है। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। तो यानी जो गौतम बुद्ध के यानी बौद्ध धर्म में जो उपदेश दिए गए थे, तो उपदेश देने को यहाँ पर क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। इनका जो उपदेश था वो पाली भाषा में था। दोस्तों, जैन धर्म में हमने देखा कि महावीर स्वामी जी ने आपके प्राकृत भाषा में आपका उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध के बात करें दोस्तों, तो इन्होंने सर्वाधिक जो अपने उपदेश दिए वो कौन से देश में दिए थे? कौन सी राजधानी? आपका श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में दिया था, कौशल देश की श्रावस्ती राजधानी में सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने दिया था। फिर दोस्तों, हमने देखा कि इन्होंने 4 सत्य बताए। संसार दुखों से भरा है, हर दुख का कोई ना कोई कारण होता है, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण है इच्छा है, और इस इच्छा पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये 4 सत्य इन्होंने दिए थे। 3 रत्न इन्होंने दिए, बुद्ध, संघ और धम्म। दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हमने देखा कि महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी जो हैं कौन कौन हुए? बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन। और इन अनुयायी में उन अनुयायियों को 2 भागों में बांटा गया। एक तो भिक्षुक इनके अनुयायी हुए और एक उपासक इनके अनुयायी हुए। भिक्षुक जो होते थे वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे और उसके लिए संन्यास ग्रहण करते थे, यानी विवाहित नहीं होते थे। ठीक है, अविवाहित होते थे। परंतु जो उपासक होते थे ये गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे और उसके साथ में ये इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया हुआ होता है। ठीक है, तो 2 प्रकार के अनुयायी इनके होते हैं। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु आपके 15 वर्ष होनी चाहिए। 15 वर्ष के बाद ही आप बौद्ध धर्म को ले सकते हैं। इनके कुछ प्रतीक थे, जैसे मैंने आपको बताया कि जन्म का प्रतीक इनका था कमल एवं सांड, गृह त्याग का था घोड़ा, ज्ञान का था यहाँ पे पीपल बोधि वृक्ष। ठीक है, निर्वाण का हो गया आपका पद चिन्ह, और मृत्यु का हो गया यहाँ पर स्तूप। ठीक है, तो ये चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान रखना है। 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई। 483 ईसा पूर्व में आपका सारनाथ कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है, जहाँ पर इन्होंने महापरिनिर्वाण कहा गया इसको। निधन के पश्चात बुद्ध की अस्थियों को 8 जगहों पर स्थापित किया गया, जहाँ पर स्तूप बनाए गए, स्तूपों का निर्माण किया गया। और इसमें सबसे बड़ा स्तूप जो था सांची का स्तूप था, जिसका निर्माण आपका अशोक ने किया था। सम्राट अशोक ने इसका सांची के स्तूप का निर्माण किया था। उसके बाद हमने देखा कि इनकी जो संगीतियाँ हैं, बौद्ध संगीतियाँ, वो 4 प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ हुई, जो कि आपकी पहले राजगीर में हुई, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी आपकी कुंडलवन में हुई थी।
आपका पहली बौद्ध संगीति आपके 483 ईसा पूर्व में आपका हुआ था राजगीर में, जहाँ पर राजा थे आपके अजातशत्रु और पुरोहित थे महाकश्यप। 383 ईसा पूर्व में आपकी दूसरी बौद्ध संगीति होती है वैशाली में, जहाँ पर राजा थे कालाशोक और पुरोहित थे साबाकामी। तीसरी आपकी 255 ईसा पूर्व में होती है पाटलिपुत्र में, जहाँ पर राजा थे अशोक और मोगलीपुत्र तिस यहाँ पर जो है पुरोहित थे। चौथी बौद्ध संगीति आपकी होती है प्रथम शताब्दी में, आपका कुंडलवन कनिष्क यहाँ पर राजा थे और वसुमित्र यहाँ पर अध्यक्ष हुए, यानी आपका जो पुरोहित थे वो थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे हमें अश्वघोष। तो दोस्तों आपका बौद्ध संगीति याद रखनी है। चौथी बौद्ध संगीति के बाद आपका जो है बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाता है। कौन सी? चौथी बौद्ध संगीति के बाद में हीनयान और महायान। हीनयान के अनुसार जो है बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है और महायान नवीन रूप है। हीनयान या कठोर मार्ग, इसके द्वारा कम लोग निर्माण की प्राप्ति करते हैं, परंतु महायान के अनुसार जो है या बौद्ध धर्म क्या है, यहाँ पर सरल मार्ग है जहाँ पर अधिक लोग निर्माण की प्राप्ति कर सकते हैं। हीनयान जो है या बुद्ध के अलौकिक गुणों वाला सामान्य पुरुष मानते हैं, परंतु महायान जो है वो गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं। हीनयान में हमने देखा कि बुद्ध के प्रतीकों की पूजा होती है, परंतु महायान में वो बुद्ध की ही मूर्ति की पूजा होती है। हीनयान इसके ग्रंथ वो पाली भाषा में रचे गए, परंतु महायान के ग्रंथ जो है आपके संस्कृत भाषा में रचे गए। हीनयान ये कर्म और धर्म में विश्वास करते हैं, परंतु महायान परोपकार में विश्वास करता है, बोधिसत्व का आदर्श ग्रहण किया और दूसरों का कल्याण करते हैं। जो हीनयान है वो आपका श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में हुआ इसका प्रचार प्रसार, परंतु महायान का प्रचार प्रसार आपका चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया आदि देशों में हुआ। बौद्ध साहित्य की बात करें दोस्तों तो त्रिपिटक, यहाँ पर जो है बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। तो त्रिपिटक जो आपके पाली भाषा में रचे गए, आप त्रिपिटक का मतलब होता है तीन ग्रंथ यहाँ पर बने हैं आपके दोस्तों, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक जो है इसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के आचरण का संबंध है। आपसे क्वेश्चन बनता है दोस्तों विनय पिटक में किस चीज़ से संबंधित है, तो भिक्षु और भिक्षुणियों के आचरण का संबंधित है। सुत्त पिटक में आपके बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित हैं। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएँ दी गई है। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? कथा वस्तु। जातक कथाएं दोस्तों यहाँ मूल रूप से पाली भाषा में रची गई थी, जिसमें 549 की संख्या है जातक कथाओं की, जिसमें बुद्ध के पूर्वजनों की कथाएं हैं। पूर्वजन्म में जो थे उनकी कथाएं इसमें हैं। बुद्ध चरित में इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है, जिसमें अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य है बुद्ध चरित, जिसमें बुद्ध के जीवन वृत्त और उनकी शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। और बुद्ध चरित को ही आपका जो है बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है। और धम्मपद तीसरा यहाँ पर ग्रंथ होता है जो पाली भाषा में रची गई है, और इसमें बौद्धों की गीता इससे कहा जाता है, किसको? धम्मपद को। तो यहाँ तक हमने दोस्तों थ्योरी सेक्शन कंप्लीट किया था। इसके बाद हम थोड़ा सा इनके PYQs आपके आंसर बता देता हूँ। उम्मीद दोस्तों कल के जो मैंने आपको PYQs दिए थे, आपने उम्मीद थे कि आपने उनको सॉल्व किया होगा और अच्छा अपना उनमें स्कोर किया होगा। तो दोस्तों मैं आपको आंसर्स बताता हूँ, आप अपने क्वेश्चंस को रिलेट कर सकते हो। तो पहला हमारा सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया? तो सांची का स्तूप का निर्माण दोस्तों आपको किसने किया था? अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने आपका जो है सांची के स्तूप का निर्माण किया था। तो दोस्तों जो पॉइंट मैंने थ्योरी सेक्शन में कंप्लीट नहीं किए, उनमें से कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके PYQs में यहाँ पर कंप्लीट किए हैं, तो आप यहाँ पर जाकर उनको देख सकते हो। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में है दोस्तों? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं यहाँ पे कहाँ पर है दोस्तों? महाराष्ट्र में। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो और अजंता और एलोरा गुफाओं में भी हमें बौद्ध धर्म का साक्ष्य देखने को मिलता है, इसलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अगला दोस्तों किन्हें एशिया का प्रकाश कहा जाता है? तो एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है दोस्तों? हमने अभी बताया कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ पर लिया था दोस्तों? महापरिनिर्वाण का मैंने आपको बताया था कि महापरिनिर्वाण मतलब होता है मृत्यु। क्या होता है? मृत्यु। ठीक है, तो कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों? कुशीनगर में। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर, जो कि आपका कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो कुशीनगर में इन्होंने महापरिनिर्वाण लिया था। देखा दोस्तों, ये नहीं पूछा गया आपके गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई दोस्तों, आपसे पूछा गया गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ पर लिया था दोस्तों? तो मृत्यु कहाँ पर हुई दोस्तों? कुशीनगर में। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे एग्जाम से में ये पूछा गया है। सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किससे इंगित करता है दोस्तों? तो सारनाथ का जो स्तंभ का चक्र है वो आपका प्रगति को डिनोट करता है। किसको? प्रगति को इंगित करता है, प्रगति को। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? तो कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है दोस्तों? तो हम यहाँ पर देख सकते हैं सारनाथ में इनको क्या हुआ दोस्तों? इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बोध गया दोस्तों, बोध गया में इनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी,
है ना। और दूसरा दोस्तों आपका जो कुशीनगर है, कुशीनगर में क्या हुई थी, इन्होंने महापरिनिर्वाण लिया था, है ना। सारनाथ में धर्मचक्र परिवर्तन किया, आपका बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, कुशीनगर में इनको आपका जो है महापरिनिर्वाण लिया। परंतु पावापुरी आपका गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है दोस्तों, क्योंकि पावापुरी आपका है महावीर स्वामी से संबंधित है, ठीक है। महावीर स्वामी से संबंधित यानी जैन धर्म से संबंधित रखता है आपका पावापुरी, क्योंकि महावीर स्वामी का यहाँ पर जो है मृत्यु हुई थी कहाँ पर, पावापुरी में, और अंतिम उपदेश भी उन्होंने कहाँ पर दिया था, आपका पावापुरी में ही दिया था महावीर स्वामी ने। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पावापुरी आपका जो है गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। भगवान बुद्ध ने पहला धर्मोपदेश कहाँ पे दिया था दोस्तों, तो पहला धर्मोपदेश कहाँ पे दिया था, तो उन्होंने सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था। आपसे धर्मचक्र परिवर्तन पूछा जाए कि पहला उपदेश पूछा जाए तो आपको कहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, आपको सारनाथ, कहाँ पर रखना है, सारनाथ। विख्यात बोरोबुदर क्या है, विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, तो बोरोबुदर बुद्ध मंदिर कहाँ पे है दोस्तों, आपका इंडोनेशिया में स्थित, कहाँ पर है, इंडोनेशिया में स्थित है। अगला दोस्तों हमारा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। तो बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ दोस्तों आपका, तो बुद्ध का जन्म हुआ था दोस्तों आपको कहाँ पर, लुम्बिनी में। कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में आपका बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है, तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों, सिद्धार्थ, यानी बचपन का नाम क्या उनका क्या था, सिद्धार्थ था, ठीक है। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनको बुद्ध नाम से जाना जाने लगा। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ संबंध किस धर्म से है, तो त्रिपिटक का धर्म ग्रंथ है वो किससे संबंधित है दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। हमने पढ़ा त्रिपिटक यानी 3 पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और धम्म पिटक, ठीक है। तो 3 पिटक हमने यहाँ पर पढ़े थे बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था, तो बौद्ध धर्म के संरक्षक कुषाण शासक कौन था दोस्तों आपको, कौन था, कनिष्क। तो कुषाण शासक कौन था यहाँ पर, कनिष्क था, ठीक है। तो कौन था, कनिष्क। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान कहाँ पर है, ठीक है। तो जहाँ पर बुद्ध की मृत्यु हुई यानी जहाँ पर उन्होंने महापरिनिर्वाण लिया तो वो कहाँ पर है दोस्तों, आपका कुशीनगर। वो कुशीनगर आपका वर्तमान कहाँ में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था, चक्र परिवर्तन यानी आपका प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया गया था दोस्तों, सारनाथ में। कहाँ पर किया गया, सारनाथ में। दोस्तों देखो आपने दोनों तरीके के क्वेश्चन देख लिए होंगे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। धर्म चक्र परिवर्तन किया गया तो कहाँ पर किया गया, सारनाथ में। कहाँ पर, सारनाथ में। अगला दोस्तों बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, तो बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई दोस्तों, आपके 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु होती है, ठीक है। यानी उनका महापरिनिर्वाण जो है कब होता है, 483 ईसा पूर्व में, कुशीनगर आपका उत्तर प्रदेश में। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं, तो बुद्ध धम्म और संघ क्या है दोस्तों, ये हमने पढ़ा था कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, क्या है, गौतम बुद्ध के त्रिरत्न ये थे, बुद्ध धम्म और संघ। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद दोस्तों आपके हमारी जो PYQs और पिछली वीडियोस आपको पसंद आ रही होगी, तो आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक की जरूर करें दोस्तों। तो बढ़ते अपने आज की वीडियो की तरफ। तो ये तो हमारा कल का PYQs था। तो आज हमारा जो वीडियो है दोस्तों वो है महाजनपद काल। तो महाजनपद काल का उल्लेख हमें कहाँ पे दोस्तों मिलता है, बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है। तो उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है और उन्हीं महाजनपदों के बारे में हम दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक जनपद राज्यों का निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ बन गई। लोहे के हथियारों के कारण योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। तो जो दोस्तों हमने देखा कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पूर्वी उस समय से आप क्या है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में क्या है, लोहे का व्यापक प्रयोग होने लगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, बड़े बड़े प्रादेशिक और जनपद राज्यों का निर्माण के लिए परिस्थितियाँ बन गई। तो वहाँ पर क्या है, जो आपके योद्धा वर्ग थे उन्होंने क्या है, लोहे का हथियार बनाना वहाँ पर शुरू किया। उनके लिए उन्होंने लोहे को यूज़ करना शुरू किया। खेती के नए औजार बनाए गए, उपकरणों को किसान अपनी आवश्यकताओं से अधिक अनाज पैदा करने लगे। अब राजा अपने सैनिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त अनाज एकत्रित करवा सकता था, है ना। जो आप किसान थे वो क्या करने लगे, खेती के लिए अपने औजार बनाने लगे, उपकरण बनाने लगे, है ना। उसके बाद जब खुदाई करेंगे अच्छे से, है ना, लोहे से अगर खुदाई, जैसे लोहे की खुदाल होती है, गहती होती है, तो अच्छे से खुदाई होती है ना, तो अच्छी यहाँ पर खेती होने लगी। अच्छे से खुदाई होगी मिट्टी की तो अच्छे से खेती होगी, है ना। तो अच्छा अनाज यहाँ पर होने लगा। तो राजा उनको क्या एकत्र करने लगे। लोगों की प्रबल निष्ठा और अपने जन या कबीले के प्रति अब अपने जनपद या महाजनपद की प्रति हो गई, ठीक है। तो पहले जनपद थे तो अब वो महाजनपद बनने लगे, है ना। लोगों की प्रतिष्ठा वहाँ पे दिखने लगी, ठीक है। उनकी निष्ठा वहाँ पे दिखने, उनकी काबिलियत वहाँ पे दिखी जाने लगी, है ना। तो इस तरीके से आपका क्या है, वहाँ पर जनपद से वो क्या बन गए, महाजनपद बन गए। तो इस तरीके के हथियार वो बनाने लगे। तो आप इनको हथियारों को देख सकते हो। अब महाजनपद काल दोस्तों हम देखें तो यहाँ पर जैसे जैसे महाजनपद काल का निर्माण हुआ तो ये कुछ भागों में यहाँ पर बंटने लगे, जिसके बारे हम देखते हैं दोस्तों। हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे छोटा था आपका दोस्तों कबीला, सबसे छोटे होते थे कबीला, उससे ऊपर होता था ग्राम,
ठीक है, उससे ऊपर होता था जन, और जन के ऊपर होता था जनपद, जनपद के ऊपर था महाजनपद। तो सबसे छोटा दोस्तों कबीला, आपको ध्यान रखना है, कबीला, फिर उसके ऊपर होता ग्राम, फिर उसके ऊपर होता जन, और जन के ऊपर होता जनपद, और जनपद के ऊपर था महाजनपद। तो इस तरीके से महाजनपद जो है 16 महाजनपद हुए दोस्तों। कितने हुए? 16 महाजनपद हुए बौद्ध धर्म के समय। आपके जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें बौद्ध धर्म में देखने को मिलता है। तो सबसे छोटा होता था यहाँ पर कबीला, कबीला के ऊपर ग्राम, ग्राम के ऊपर जन, जन के ऊपर जनपद, और जनपद के ऊपर महाजनपद। दोस्तों ये कर्म भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी, तो आपको दोस्तों ये कर्म भी ध्यान रखना है कि सबसे छोटा क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है। अब महाजनपदों की बात करें दोस्तों, तो उस समय के साहित्यिक स्रोत, जितने भी उस समय के साहित्यिक स्रोत थे, उसमें केवल 16 महाजनपदों के बारे में ही जानकारी मिलती है कि भारत में क्या है 16 महाजनपद थे, और उन्हीं के बारे में हमें देखने को मिलता है। तो बौद्ध धर्म की अगर बात करें दोस्तों, तो बौद्ध ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है उसमें हमें 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है। परंतु अगर जैन धर्म की बात करें दोस्तों, जैन ग्रंथ में आपको भगवती सूत्र में हमें आपका जो है भगवती सूत्र में हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। तो बौद्ध ग्रंथ, आपसे पूछा जाए कि किस बौद्ध ग्रंथ में आपका 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय में। और किस जैन ग्रंथ में आपका 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो भगवती सूत्र में। तो जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ के आपके अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। अब ये 16 महाजनपद कौन कौन से थे वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। तो वर्तमान में इन 16 महाजनपदों की स्थिति कहाँ कहाँ पर है, तो वो भी हम देख लेते हैं। आपसे क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि सर्वाधिक महाजनपद वर्तमान में किस राज्य में थे। ठीक है, तो आपके कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में हमें 8 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, बिहार में 3 महाजनपद थे, राजस्थान में 1 महाजनपद, मध्य प्रदेश में 1 महाजनपद, दक्षिण भारत में 1 महाजनपद, और भारत के बाहर 2 महाजनपद, यानी पाकिस्तान की तरफ आपके 2 महाजनपद हमें देखने को मिलते हैं। तो उस समय जो है आपके 16 महाजनपद थे, जो कि आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत और भारत के बाहर जो भी राज्य हैं, देश हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। परंतु सर्वाधिक महाजनपद जो है कहाँ पर देखने को मिलेंगे? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और सबसे कम आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत में 1-1 महाजनपद का उल्लेख यहाँ पर हुआ है। अब दोस्तों इन का उल्लेख देख लेते हैं, और ये कहाँ कहाँ पर है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, कौन कौन से महाजनपद थे, है ना, और अभी ये कहाँ पर इनकी स्थिति है। पहला दोस्तों बात करेंगे हम मगध राज। ठीक है, तो पहला महाजनपद था मगध। कौन सा था? मगध। मगध राजधानी कहाँ थी यार दोस्तों? गिरिब्रज और राजगृह में। ठीक है, गिरिब्रज और राजगृह में क्या है मगध की राजधानी थी, गिरिब्रज या राजगृह। आधुनिक स्थान देखें दोस्तों तो भागलपुर, मुंगेर बिहार में ये है। ठीक है, गिरिब्रज और राजगृह कहाँ पर आपका दोस्तों? भागलपुर, मुंगेर बिहार में है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो दोस्तों कौन सा था? मगध। तो मगध महाजनपद जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद था दोस्तों। मगध का नाम आपने दोस्तों मगध नरेश भी आपने यहाँ पर महाभारत काल में हम देखने को मिलता है। ठीक है, आपने महाभारत अगर सुनी होगी तो उसमें भी हमें मगध का नाम सुनने को मिलता है। ठीक है, तो भागलपुर, मुंगेर बिहार में था। बिहार में आपका गिरिब्रज, राजगृह, जो कि आपका सबसे शक्तिशाली महाजनपद था कौन सा? मगध। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था दोस्तों? तो कौन सा था? मगध। दूसरा है दोस्तों अंग। तो अंगराज आप सुनते होंगे, अंगराज कर्ण। ठीक है, कहा गया ना अंगराज कर्ण, तो ये वही अंग है दोस्तों। ठीक है, तो अंग महाजनपद था, तो वहाँ की राजधानी थी चंपा। कहाँ थी? चंपा। तो ये कहाँ पर दोस्तों? वर्तमान में कहाँ पर है? पटना, गया बिहार में। कहाँ पर? पटना में। ठीक है, वज्जी तीसरा था वज्जी। वज्जी आपका कहाँ? वैशाली में। ठीक है, वैशाली इसकी राजधानी थी। वज्जी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली में। और वैशाली मुजफ्फर के आसपास, मुजफ्फरनगर के आसपास का क्षेत्र जो है वो बिहार में है। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर के आसपास का क्षेत्र बिहार में। ठीक है, तो बिहार में आपका वैशाली कहाँ पड़ता है? आपका बिहार में पड़ता है। ठीक है, और वहीं पर आपकी क्या महाजनपद था? आपका वज्जी। कौन सा? वज्जी। 8 जनपदों का संघ था। ठीक है, वज्जी जो था दोस्तों आप 8 जनपदों का संघ था। ठीक है, जिसका हम महाजनपद पढ़ रहे हैं, परंतु ये 8 जनपदों का संघ था, जिसमें प्रमुख जो जनपद था वो दोस्तों कौन सा था? आपका लिच्छवी। कौन सा था? लिच्छवी। तो आपका पूछा जाता है कि वज्जी का प्रमुख जनपद कौन सा था? लिच्छवी। कौन सा? लिच्छवी। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार लिच्छवी में ही विश्व का सबसे पहला गणतंत्र यानी रिपब्लिक स्थापित किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या बनता है कि आपका विश्व का सबसे पहला रिपब्लिक जनपद कौन सा था? ठीक है, तो रिपब्लिक लास्ट कौन सा था? तो आपका लिच्छवी। कौन सा? लिच्छवी। ऐतिहासिक प्रमाण के अनुसार हमें क्या पता है? लिच्छवी जो आपका है वो विश्व का पहला गणतंत्र था। ठीक है, यानी विश्व का पहला रिपब्लिक राष्ट्र था, या रिपब्लिक देश मान सकते हैं, रिपब्लिक जनपद मान सकते हैं। ठीक है, कुछ भी चीज़ आप दोस्तों इनको मान सकते हैं, क्योंकि उस समय तो सिर्फ महाजनपद ही आपका क्या होता था? राष्ट्र होता था, है ना। तो सबसे पहला गणतंत्र कौन सा था दोस्तों? आपका कौन था? आपका लिच्छवी। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, लिच्छवी आपका कौन सा था? वज्जी का एक जनपद था। ठीक है, प्रमुख जनपद था।
अगला दोस्तों देखो काशी। काशी जनपद, काशी महाजनपद जो था दोस्तों कहाँ पर है? वाराणसी में। काशी कहाँ पर है? वाराणसी में, जो कि वाराणसी के आसपास यानी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। अगला था वत्स। वत्स कहाँ पर? उसके वत्स की राजधानी थी आपकी कौशाम्बी में, जो कि आपका प्रयागराज के आसपास है उत्तर प्रदेश में। कौशल, कौशल आपका महाजनपद था, जो कि राजधानी थी श्रावस्ती में, ये अयोध्या के आसपास था उत्तर प्रदेश में। मल्ल आपका महाजनपद था, जो कि कुशीनगर और कुशावस्ती में था। ठीक है। बुद्ध का महान परिनिर्माण भी आपका कहाँ पर हुआ? कुशीनगर में। कहाँ पर हुआ? कुशीनगर में। तो देवरिया और गोरखपुर के आसपास ये था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। पांचाल, आपने देखा होगा पांचाल नरेश। ठीक है, पांचाल नरेश जहाँ पर कि द्रौपदी थी। ठीक है, तो उसको पांचाली भी कहा जाता था। तो पांचाल नरेश, ठीक है, तो पांचाल ये वही पांचाल है दोस्तों जो महाभारत काल में हम पांचाल देखने को मिलता है। तो उत्तरी पांचाल, दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी आपकी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी कंपिलिया। कहाँ पर थी? कंपिलिया। और ये भी आपका दोस्तों कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। चैदी, चैदी नरेश भी हमें देखने को वहाँ पर मिलता है दोस्तों महाभारत काल में, आप वहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, चैदी नरेश, तो वहाँ पर भी शक्तिमती इसकी राजधानी थी। चैदी की राजधानी थी शक्तिमती, जो कि आपका बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पर है? बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में। अगला महाजनपद था हमारा कुरु। कुरु कहाँ पर है दोस्तों? इंद्रप्रस्थ। ठीक है, कुरु की राजधानी थी कहाँ पर है? इंद्रप्रस्थ। मेरठ, दिल्ली और हरियाणा। ठीक है, महाभारत में ये भी चर्चित आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों कुरु आपने देखा था जहाँ पर कौरव रहते थे। ठीक है, तो कौरवों का जो शासन यहाँ पर होता था। ठीक है, तो कौरवों का जो महाजनपद था वो था कुरु। ठीक है, तो कुरु वंश बोलते थे ना, कुरु वंश की रक्षा कर पितामह भीष्म क्या बोलते थे कि कुरु वंश की रक्षा करने का मैंने क्या किया? वचन लिया था। कुरु कौन था दोस्तों? कुरु वंश यानी यहाँ पर जो कौरव की बात की जा रही है। और कौरव की राजधानी कहाँ पर थी? इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ क्यों दोस्तों? पहले यहाँ पर क्या किया था जो है जिसके कारण क्या हुई? महाभारत हुई थी। ठीक है, तो इंद्रप्रस्थ में कौन रहे? आपके पांडव रहे थे। पांडवों ने अपना राज शासन किया था, वहाँ पर सम्राट बने था कौन? आपका युधिष्ठिर जो बने थे सम्राट बने थे। तो ठीक है, तो इंद्रप्रस्थ थे, इन्होंने अपनी क्या है राज्य चला था। ठीक है, तो उसके बाद जब कौरव समाप्त हो गए थे तो उसके बाद ये पूरा एक हो गया था, तो इंद्रप्रस्थ को यहाँ पर क्या है राजधानी बनाई गई थी। तो ये आपका कहाँ पर है दोस्तों? मेरठ, दिल्ली, हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में दोस्तों। ठीक है, मेरठ, दिल्ली और हरियाणा में फैला हुआ आपका इंद्रप्रस्थ। ठीक है, तो इंद्रप्रस्थ क्या है? कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। सूरसेन मथुरा में है दोस्तों। मथुरा इसकी राजधानी, सूरसेन की राजधानी मथुरा। और दोस्तों मथुरा उत्तर प्रदेश में है। अवंती, ठीक है, अवंती आपकी दो थी, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती कहाँ पर? उज्जैन में। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी माहिष्मती। कहाँ पर? माहिष्मती, जहाँ पर आपको बाहुबली वाला हमने यहाँ पर देखते हैं ना महावती इसी माहिष्मती में। तो ये वही था दोस्तों। दक्षिणी अवंती की राजधानी थी आपका माहिष्मती। मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश में। ठीक है, आपका मत्स्य तो विराटनगर। ठीक है, विराटनगर इसकी राजधानी थी। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। जयपुर, अलवर राजस्थान में। ठीक है, जयपुर, अलवर राजस्थान में। अस्मक, ठीक है, पोतन पोटली, कौन सा है? पोतन पोटली, यानी गोदावरी नदी क्षेत्र के आसपास है। ठीक है, गोदावरी नदी के तट पर है दोस्तों। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था अस्मक। कौन सा? अस्मक। दोस्तों ये भी क्वेश्चन में बन जाता है कि आपका दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा दोस्तों? कौन सा था? अस्मक। ठीक है, अस्मक। ठीक है, और मथुरा दोस्तों ये आपका जहाँ पर कृष्ण राजधानी थी दोस्तों कहाँ पर? सूरसेन। सूरसेन की राजधानी कहाँ पर थी? मथुरा में। ठीक है, ये काम है उत्तर प्रदेश में। और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? अस्मक। तो दोस्तों अस्मक आपको ध्यान रखना है। और इसकी राजधानी थी पोतन पोटली। कहाँ थी? पोतन पोटली। तो अस्मक आपका जो है दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है, ये क्वेश्चन में बन जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों आपका गांधार। कौन सा? गांधार। तो आपका गांधार नरेश शकुनी था हमारा। ठीक है, गांधार। तो गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। कहाँ पर? तक्षशिला, जो कि रावलपिंडी, पेशावर, पाकिस्तान में। कहाँ पर? पाकिस्तान में। ठीक है, वर्तमान पाकिस्तान में आपका गांधार है। तो गांधार नरेश कौन था? आपका शकुनी। कंबोज, कंबोज की राजधानी कहाँ पर थी? हाटक। ठीक है, कंबोज की राजधानी कहाँ थी? हाटक। ठीक है, उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में वर्तमान में। तो ये भारत के बाहर दो मात्र जो महाजनपद थे कौन से थे? गांधार और कंबोज। ठीक है, तो गांधार की राजधानी थी तक्षशिला और रावलपिंडी पेशावर पाकिस्तान में है, और कंबोज की राजधानी हाटक जो कि उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान अफगानिस्तान में है। ठीक है, तो एक बार हम दोस्तों पूरा इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये तो हमारे 16 महाजनपदों के बारे में हमने पढ़ लिया। तो एक बार इनके यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से महाजनपद हैं। गांधार, गांधार की राजधानी थी आपकी तक्षशिला पाकिस्तान में। कंबोज की राजधानी है हाटक पाकिस्तान में। ठीक है, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की सीमाओं पर फैला है हाटक। मत्स्य आपका विराटनगर राजधानी है। कुरु की राजधानी है आपकी इंद्रप्रस्थ, दिल्ली में है। और सूरसेन की राजधानी मथुरा उत्तर प्रदेश। कौशल की राजधानी श्रावस्ती उत्तर प्रदेश। पांचाल की राजधानी है आपका अहिछत्र कंपिल्य उत्तर प्रदेश। चेदी की राजधानी आपकी शक्तिमती उत्तर प्रदेश। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी उत्तर प्रदेश। काशी की राजधानी है आपकी वाराणसी। मल की राजधानी होगी आपकी कुशीनगर उत्तर प्रदेश। अस्मक आपके पोतना पोटीली। अवंती दोस्तों उज्जैन और महिष्मती। ठीक है, आपका वज्जी जो है वैशाली। अंग जो है आपका चंपा भागलपुर बिहार। और मगध की राजधानी आपके दोस्तों राजगृह बिहार में। तो ये 16 महाजनपद हुए दोस्तों आपके। आपको ध्यान रखना है कि 16 महाजनपद जो हमारे हुए गांधार, कंबोज, मत्स्य, कुरु,
सुरसेन, कौशल, पांचाल, चेदी, वत्स, काशी, मल, अस्मक, अवंती, वज्जी, अंग और मगध। तो दोस्तों 16 महाजनपद आपको ध्यान रखना है और इनकी राजधानी कहाँ पर है ये दोस्तों पेपर में पूछा जाता है, तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों हमारे 16 महाजनपद, ये आप देख सकते हो, मैप में भी आप देख सकते हो कि ये सभी आपको क्या है उत्तर पांचाल, यहाँ पर उत्तर पांचाल है, दक्षिण पांचाल है, उत्तर पांचाल, दक्षिण पांचाल, ठीक है। इनकी राजधानी आपकी है ना, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपके सभी जो हमारे भारत में, पूरे भारत में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और जो आपका जो दक्षिण भारत का एकमात्र जो आपका था वो कौन सा था, अस्मक, जो कि गोदावरी नदी के किनारे आप यहाँ पर दिख पा रहे होंगे, अस्मक, ठीक है। अस्मक आपका महाजनपद था जो आपका एकमात्र दक्षिण भारत का आपका महाजनपद था, ठीक है। तो ये तो हमारे दोस्तों इम्पॉर्टेंट हमारा जो 16 महाजनपदों के बारे में यहाँ पर इस वीडियो में आज का डिस्कस किया। और कल की वीडियो में हम दोस्तों मगध उत्कर्ष देखेंगे दोस्तों, कि मगध राज्य का बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इनमें से जो आपका जो इम्पोर्टेंट महाजनपद थे उनके बारे में हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।